अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और लास्ट क्लास में हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा था। तो फिस्कल पॉलिसी से हम आगे चलेंगे। ये बैंकिंग के अंदर हमने एक सवाल पढ़ा था। रोल ऑफ स्टेट बैंक भी हमने पढ़ लिया था। तो आज एक नया सवाल जो हम शुरू करेंगे वो सवाल है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। स्क्रीन पर आपके आ रहा है। सो द क्वेश्चन इज डिस्कस द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ स्टेट बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। ये सवाल एक ही है, लेकिन दरअसल ये दो तरीके से आ सकता है। तो आपके सामने जो नजर आ रहा है वो दोनों तरीके आ रहे हैं कि जिस जिस तरीके से ये सवाल आ सकता है। या तो ये लिखा हुआ एग्जाम में कि डिस्कस द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर ये लिखा होगा हाउ स्टेट बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल। The State of Bank of Pakistan, since its inception, has been using from time to time, according to need, the various types of instruments of monetary policy or credit control with varying effects. These include, यानी कि इसको टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है और ये क्रेडिट कंट्रोल भी इसका नाम है। इसमें सबसे पहला है बैंक रेट पॉलिसी। ठीक है, ये टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी इज वेरी स्पेसिफिक and it's basically used to set the money supply and money demand in the market। एक मनी सप्लाई और मनी डिमांड होती है मार्केट में, और उसको सेट करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है? बैंक रेट पॉलिसी इंटरेस्ट रेट होता है। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान for discounting bills and eligible commercial papers can raise or lower its bank rate according to its need. The main objectives of their action are to improve balance of payments, to encourage the inflow or discourage the outflow of funds, to restrain inflationary pressure, and to reduce consumption and stimulate saving. The bank rate has been changed from time to time, starting from 3%. It remained till 19th January 1959. It was raised to 4%. Then it was again raised 6% till December 1971. It was raised from 6 to 8 in August 1973 to 9 in September 1974 to 10 in June 1977 to 10 in the mid of 20s and further 12 in August 2008. It was further raised to 15.5% in 2010। ठीक है जी, ये जो हिस्ट्री है ये 2010 तक की है। और अगर बैंक रेट के बारे में मजीद आप जानना चाहते हैं
तो आपने गूगल पे लिखना है काइबोर, ये लिख रहा हूँ मैं कैपिटल लेटर में, KIBOR। और जब आप काइबोर लिखेंगे गूगल पे तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पर इसका लिंक मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट। ठीक है ना, पूरे पाकिस्तान में यही रेट होता है जिसके ऊपर दिया जा रहा होता है लोन, कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट। और ये जो रेट होता है काइबोर का, ये वहां पर आपको पिछले 10 साल का 20 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा कि क्या क्या रेट रहे। तो बैंक रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट में स्टेट बैंक डिसाइड करता है, ये सारे रेट मिलते हैं। जब क्रेडिट को फैलाना होता है कि तो इस रेट को कम कर दिया जाता है, तो क्रेडिट फैलना शुरू हो जाता है। जब इस रेट को जब क्रेडिट को कम करना होता है तो उसको बढ़ा दिया जाता है, जब क्रेडिट बढ़ाना होता है उसको कम कर देते हैं। तो यानी बैंक रेट पॉलिसी का जो है नेगेटिव रिलेशन होता है विद द क्रेडिट। ठीक है जी। इसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको OMO भी कहते हैं। The instrument open market operation have not intensively been used up to 1993-1994 by State Bank of Pakistan as an effective instrument of credit policy or want of requisite marketable securities. In fact, there were many difficulties in their effectiveness. They include: number one, conflict between banks' role as controller of credit for stabilizing the prices of gilt-edged securities. ठीक है ना, इसको छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा बेकार है इसको करना, बस इतना कर लें। इसको ना हाईलाइट कर रहा हूँ, अपने पास मार्क कर लें, और उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ हाथ के हाथ। ठीक है जी, इसको मार्क कर लीजिएगा अपने पास। सही। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, cash reserve requirement, the rate of cash reserve requirements remained 5% up to 1992-1993 और both time। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है? कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि कितना कैश आपने रिजर्व रखना है और कितना कैश रिजर्व आपने स्टेट बैंक में रखना है। कैश रिजर्व के दो हिस्से होते हैं, एक आपको अपने पास मेंटेन करना होता है जिसको गाहे बगाहे गवर्नमेंट आकर चेक करती रहती है, और दूसरा जो कैश रिजर्व होता है वो आपको स्टेट बैंक के पास मेंटेन करना होता है। बड़ा कैश रिजर्व आपको स्टेट बैंक के पास मेंटेन करना होता है, और थोड़ा बहुत आप अपने पास भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो क्या है? लिक्विडिटी रेशो मतलब यह है कि लिक्विडिटी रेशो कहता है हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कन्वर्ट योर थिंग्स इनटू कैश। कितने वक्त में आपकी चीजें कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपने रेशो एनालिसिस का चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, रेशोज एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है ना, तो उसके अंदर भी ये मौजूद है। तो ऑल शेड्यूल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन कैश, गोल्ड और encumbered approved securities not less than 35% of their total demand and time liabilities। ठीक है जी, यानी all scheduled banks are required to maintain in cash, gold और unencumbered approved securities, यानी कि हमें 35%, कम से कम 35% जो हमारी चीज़ें हैं उसको हमें रखना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश या गोल्ड। इससे इसके अलावा हम उसको नहीं रख सकते। ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक की कि 35% या उससे ज़्यादा हमारा कम से कम होना चाहिए लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि ये चीज़ें कैश सर की। ये सवाल कौन सा चल रहा बेटा आप लेट आए। है? 10 मिनट्स लेटता हूँ। ये सवाल देखें स्क्रीन पर, डिस्कस द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। चौथा पढ़ा, पांचवा सही है पढ़ेंगे सर, फिर। थैंक यू, हो गया। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? द स्टेट बैंक हैज पावर टू डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इसको रूल कौन करता है? इसको रूल करता है स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक के पास ही पावर है कि वो कभी भी हमारी पॉलिसीज को चेंज कर सकता है, अपनी मर्जी की पॉलिसीज हमारे ऊपर इम्पोज कर सकता है। तो ये यहाँ तक होगा, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी।
और आई थिंक वी शुड शॉर्ट इट एज वेल। तो मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। मोरल परसुएशन, मोरल परसुएशन क्या होती है कि डायरेक्ट बुलाकर एडवाइस दी जाती है, सामने बैठाकर समझाया जाता है। जिस तरह मैं कभी कभी नहीं बोलता आपको, मोरल परसुएशन करता हूँ कि बेटा पढ़ लो, मार्च में पेपर हो जाएंगे या फरवरी में पेपर हो जाएंगे, बेटा पढ़ लो। ये पेपर कभी ना कभी तो होंगे ना, बेटा पढ़ लो, पेपर तो लाजमी देने हैं, जब पढ़ ही रहे हो, फीस भी सारी भरनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी बड़ा मैटर करती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मोरल मोरल परसुएशन। इसके बाद है इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन क्रेडिट। सीलिंग होता है मैक्सिमम लिमिट, लिमिट जो है ना वो सेट कर दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हमने उधार देना है लोगों को। तो वो इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग होती है कि क्रेडिट को कंट्रोल करने का एक तरीका ये भी है कि भाई आप दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 20 मिलियन 25 मिलियन लोन दे सकते हैं। जब लोन की मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी जाए, ठीक है जी। इसके बाद हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एंड मनी मार्केट। हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एंड मनी मार्केट। Money market of Pakistan is engaged in short-term lending and borrowing of money. To take one example, a company with surplus short-term funds might deposit these funds with its bank, ठीक है जी, which in turn uses money to purchase treasury bills issued by a state bank. Money market links three institutions, the following three institutions. Number one, banks and all other financial institutions. Number two, companies and trading firms. And number three, central bank. कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं कैपिटल या मनी मार्केट की, जो है मनी मार्केट किसे कहते हैं। मनी मार्केट की एग्जांपल हमने दे दी आपको। मनी मार्केट का मतलब क्या, मनी मार्केट का मतलब है तीन, बैंक्स और दीगर डीएफआईज, कंपनीज जो ट्रेडिंग फर्म्स एंड सेंट्रल बैंक, ये मनी मार्केट होते हैं। सर लास्ट पॉइंट कहाँ तक मार्क कराया था? ये देखें, नजर आया? यस सर 7 वाला। ये देखें, नजर आ गया? यस सर। यस सर, ठीक है। ओ, पढ़ रही है इसका मतलब है। जी सर। अच्छा जी, स्टेट बैंक कंटिन्यू टू एक्सरसाइज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ये आपने टाइट का लफ्ज बहुत सुना होगा भाई, ये बड़ी टाइट कढ़ाई बनी हुई है, बड़ी टाइट सर्दी हो रही है। इस तरह मॉनेटरी पॉलिसी भी टाइट होती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के टाइट होने का मतलब क्या होता है कि बहुत सख्त मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, या पैसे की सप्लाई को कम करने के लिए जो पॉलिसी होती है वो भी कहलाती है। ये यहाँ तक होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये पूरी मनी मार्केट की डिटेल है। तो ये यहाँ से शुरू होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मनी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ तक, ठीक है ना। नाउ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट्स प्ले क्रूशियल रोल in investment promotion and economic development of a country. To make Pakistan's capital market an attractive window for investors, government has taken a number of initiatives to streamline taxation system, especially on dividend income of foreign investors, extension of tax exceptions on capital gains, and permission for private sector to launch open-end mutual funds, etc. As a result of successful implementation of successive reforms measures, capital market has been growing rapidly and has emerged as one of the important pillars of the economy. कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट जहाँ पर सरमाया आपका मोबिलाइज होता है उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट की बेस्ट एग्जांपल है जी हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। These markets are very limited. They are unorganized. These markets are undeveloped. Their operations are inelastic. These markets operate only in cities. There is no proper coordination. State Bank's role is ineffective. हमारी जो स्टेट बैंक का रोल ही नहीं होता इसके अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज इज द कैपिटल मार्केट जहाँ पर शेयर्स और डिवेंचर्स आपस में ट्रेड हो रहे होते हैं, ठीक है जी। और ये सात इसके पॉइंट्स है, ये रटने पड़ेंगे आपको, ये इसकी खासियत है, ठीक है जी। ये 7 पॉइंट जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पूरा करना होगा, इसमें कोई चीज जो है शॉर्ट नहीं होगी। इसके बाद इसी चैप्टर का बड़ा अहम सवाल है, दैट इज डिस्कस द कॉजेज एंड रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई क्या है और महंगाई पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है।
इन्फ्लेशन सर क्या होता कैपिटल है मार्केट नहीं आएगा? जी? कैपिटल मार्केट पूरा करना होगा बेटा। कैपिटल मार्केट ठीक है। कैपिटल मार्केट पूरा इसलिए करना होगा क्योंकि ये अकेला 10 नंबर के लिए आता है। कैपिटल मार्केट के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है अकेला 10 नंबर के लिए, तो ये पूरा करना होगा इसलिए। ठीक है जी। डिस्कस द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन। Inflation is the market situation when the level of general prices increases persistently or when the value purchasing power of money falls persistently. The prominent symptoms of inflation. अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। आ गए भाई? जी सर। क्या हुआ, देर हो गई तुम्हें? सर वो मसरूफ चल रहा हूँ, कजन की मंगनी मंगनी चल रही है, शादी वाली। अच्छा 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 अच्छा। और सुनाओ, सब सेट है? अल्लाह का करम सर। Sir, Khurram is here. जी। मैं भी Sir, वही देख Khurram, रही थी। हमारे साथ सर खुर्रम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ गए सर, नजर आ रहे हैं आपको? चले गए सर सर मेरे तो ख्याल। जी जी, है ही नहीं, चले गए सर, पहले चले थे। गए। अभी थे और चले गए। हाँ थे ही नहीं है। इत्तेफाक से जो है ना वो चले गए। शर्मा गया वो, आपने उनका नाम ले लिया। सर वो आपसे आपसे मिलने तो नहीं आए थे, या हमसे मिलने आए थे? असल में वो ये एक अलग राज से की ज्वाइन बात, हो गया होगा। ये एक राज की बात है। ओहो सर बता दें, अब तो ओहो हमें टेंशन होती ये मैं आपको रहेगी। नहीं पता, ये मेरे पक्के दोस्त हैं वैसे, पता है आपको? जी जी, ये तो मुझे जी अच्छी तरह सर, ये पता तो पता है हमें। सर तो क्या बस, फिजिकल क्लासेस नहीं हो? नहीं बेटा, फिजिकल इसलिए नहीं होंगी क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया सख्ती से, बोल दिया कि भाई अगर जो फिजिकल सर क्लासेस आज होंगी। मैसेज आया है हमारे पास, सुन लिया ना आज हमारे आपने? पास मैसेज आया है ग्रुप में। उन्होंने कहा कि जी आप जी कोई फिजिकल फिजिकल नहीं, सिर्फ ऑनलाइन, क्योंकि हाँ सर, वो थर्ड स्ट्रेन आ गई है ना। और हाँ कोई नए 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 मॉडल के कोरोना वायरस भी आ गए हैं, 2021 मॉडल के कोरोना वायरस भी आ गए ना असल में। वाओ, इसलिए भी वजह है, ये भी वजह है। हाँ सर, वो थर्ड स्ट्रेन आई है। न्यू वैरायटी देखेंगे हम। तो तुमने पिछला तो टेस्ट टेस्ट कर लिया था, तो ये वाला भी जरा टेस्ट करके बताना ये किस जायके का है। ठीक है। अल्लाह माफ करे सर, ऐसा ना बोले। पिछले वाले में वेंटिलेटर तक पहुंच गया था, अल्लाह ना करे। हाँ यार, तुम स्लिम हो गए एक आध बार, और अगर अल्लाह ना करे, वैसे तो अल्लाह ना करे सर हो फिर तुम्हारा, पेपर्स तुम्हें का क्या होगा? फेवर्स तो तुम्हारे में होंगे। सर इसका मतलब पेपर्स कैंसिल हो जाएंगे हमारे, है ना? नहीं, पेपर्स हमारे कैंसिल कैंसिल हो नहीं होंगे, जाएंगे, टेंशन नहीं लो। पेपर्स कैंसिल हो जाएंगे आपकी, जो है ना यूनिवर्सिटी वाले दावत करेंगे, उसमें आपको डिग्री भी देंगे तोहफे में, है ना? वापसी में आज आप जा रहे होंगे घर पे, काश। बोलेंगे बेटा तुम लोग इतने अच्छे, तुम्हें पेपर देने की जरूरत क्या है, तुम घर में रहो बेटा, ये मैं डिग्री ऐसी पैरेलल दे रहा हूँ। यूनिवर्स। हाँ सर, आपके ऐसे मुंह में डेयरी मिल्क। डेयरी सर मिल्क, बस आपके मुंह ऐसे में तुम भी, फ्रूट। तुम लोग जो है ना डेयरी मिल्क भी ऑनलाइन ही दोगी, कोई एक भी नहीं, पूरा साल हो गया, कोई एक डेयरी मिल्क ही दे दो लाके, मतलब कुछ तो यार बंदा अरे सर सोचे आप यार हमारे बुलाएं साथ। तो सबको हमें। सर आप फेयरवेल करें रहने हमारा। दो सर आप यार, रहने दो बुलाएं तो। यार, बस छोड़ो यार नहीं तुम, नहीं, नहीं आप फेयरवेल सर, बुलाएं, हम फेयरवेल। आपके लिए। सर आपके लिए क्या लाना है? छोड़ो यार तुम सर यार आप बस। सर बुलाएं आपने तो जैन से हमें। केक नहीं मंगवाया सर ला था। देंगे। सर आपको बारह जैन भाई ला देंगे ना सर डेयरी मिल्क। वैसे जैन से आपने केक मिठाई देखा मंगाई ना, थी बल्कि। जैन से मैंने केक की बात सर हुई थी ना डेयरी हमारी मिल्क। इस हफ्ते के लिए, वो कोचिंग की बंद हो गया, उन्होंने मना ही कर दिया, उन्हें आने की जरूरत ही नहीं किसी को भी, उन्होंने सुन लिया कि यार ऐसा सर सर जैन को होने वाला है, मोहब्बत सर होएगी। हाँ, उन्होंने सर जैन कोचिंग में ही बंद शादी कर है सर दिया, तभी हमारे उन्होंने दरवाजे बुलाया। हमारे लिए बंद कर दिए कोचिंग के। जैन को मोहब्बत होएगी नियत से। नहीं थी इनकी। ये तो अल्लाह ही जानता है, वैसे भी आपने जैन भाई बोल दिया, उनकी आवाज ही बंद कर दी है ना आपने, मतलब। नहीं नहीं सर। मोहब्बत हो गई सर किसी आप से। नहीं, इस दफा हो गया तो बाकी ले आऊंगा सर, आपके लिए मिठाई या केक या डेयरी मिल्क जो भी हो। क्या बात है, क्या बात है। मेरे लास्ट लिए क्लास में तो केक, लाए नहीं थे ये। मेरे लिए केक। मेरे लिए केक, हाँ सर तुम्हारी आप हमें फरमाइशें चल बुलाए रही हैं तुम्हारी। ही नहीं रहे। मैंने माइक बंद कर दी, मैं ऐसे सवाल रह जाएगा हमारा, इसलिए फिलहाल मैंने माइक बंद कर दिया आप सबके ना। ओके। Inflation is the market situation when the level of general prices increases persistently and when the value purchasing power of money falls persistently. इन्फ्लेशन क्या होता है कि पैसे जो जनरल प्राइसेस होती हैं, हर चीज की कीमत जो होती है ना वो मुसलसल बढ़ रही होती है। ठीक है जी, और लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही होती है, यानी कि जो लोगों की कुव्वत खरीद होती है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, आखिरी में माइक खोल दूंगा, फिलहाल तो मैंने चैट भी बंद कर दिया आपकी। ठीक है, पढ़ाई पे तवज्जो दें। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें कीमतें बढ़ी होती हैं और लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही होती है।
अब कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, बेसिकली दो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं। एक का नाम है इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है जी, और दूसरा है डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो बेसिकली वजह होती है। नंबर एक क्या, कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाए, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है ना, तो उनके हाथों में खुजली होने लगती है ना, और वो कीड़े उनके हाथ में कीड़े काटने लगते हैं, कि वो बोलते हैं मैं पैसों को खर्च करो खर्च करो। तो वो जो अमीर लोग होते हैं ना, वो बिला वजह में खर्च करना शुरू कर देते हैं। आपको पता ही है, कोई उनको बस मौका चाहिए होता है नए कपड़े पहनने का, उनको मौका चाहिए होता है पैसे लुटाने का, हर चीज़ में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च करते हैं, क्योंकि अमीर होते हैं, उनके पास पैसा ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इधर वन ऑफ दीज रीजन, इनमें से एक दूसरा रीजन क्या होता है, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए। जब कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है तो लोग उसके ज़्यादा दाम देने को तैयार हो जाते हैं, कि यार हमसे ज़्यादा पैसे ले लो लेकिन हमें वो चीज़ दे दो। ठीक है जी, वो कहते हैं ना, कदर खो देता है रोज रोज का आना जाना। भाई जिस तरह मेहमान होता है, अगर वो साल में एक बार आपके घर आएगा तो आप उसके सामने जरा बेहतर दस्तरखान लगाएंगे, लेकिन अगर हर दूसरे दिन वो आके आपके दरवाजे पर दस्तक देगा तो फिर वो वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके अलावा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से भी जाहिर है, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी हमें बढ़ानी होगी, क्योंकि हमें जो उसको सेल भी तो करना है ना। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा क्या रीज़न होता है, दूसरा रीज़न होता है कि डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर जब डिमांड बढ़ जाएगी तो हर बोलेगा मुझे चाहिए मुझे चाहिए। हम फिर जब एक अनार और 100 बीमार, आपने सुना होगा कि जब हमारे पास एक ही प्रोडक्ट हो और उसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग हमारे सामने आ जाए। ठीक है जी। जब हमारे पास ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली वी विल स्विच। हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे कि नहीं भाई अभी हम नहीं बेचेंगे, वल्लाह आलम। अच्छा, second, inflation can also take place due to increased in the demand for goods and services if the production does not increase. अगर production does not increase, this kind of inflation is termed as demand pull inflation. इसको demand pull inflation कहते हैं। अच्छा, जब cost push और demand pull, ये दो ही होते हैं। cost push मतलब cost का बढ़ जाना, और demand pull मतलब demand का बढ़ जाना, सिंपल इज दैट। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कॉस्ट क्यों बढ़ती है। कॉस्ट बढ़ने की पहली वजह राइज इन इंपोर्ट प्राइसेस, कि हमारी जो इंपोर्ट की प्राइसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और हमारी इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ने की वजह से, जब इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। डीलिंग ऑफ पाक रुपी फ्रॉम यूएस डॉलर। पाक रुपी यूएस डॉलर के साथ साथ रेट थे 1982 तक, लेकिन 1982 में यूएस डॉलर ने पाकिस्तान की रुपये को तनहा छोड़ दिया। जब तनहा छोड़ा तो हमारे जो रुपए की वैल्यू थी वो बहुत तेजी से नीचे आई। ठीक है, एक एक साल में 10-10 रुपए का इजाफा होता गया। इसके बाद एक्सेस ऑफ टैक्सेस। जब हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो ज्यादा टैक्स टैक्स किसका पार्ट बनते हैं, जाकर टैक्स भी कॉस्ट का पास पार्ट बन जाते हैं। तो जब ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो ज्यादा रेट बढ़ेंगे, तो ज्यादा जो है वो इंक्रीज होगा। इसके बाद है जनरल इंक्रीज इन वेजेस। वेजेस के अंदर इंक्रीज होना, भाई हर साल जो है ना बजट में या दिसंबर में वेजेस बढ़ जाती हैं। जब वेजेस दिसंबर और बजट में बढ़ती हैं तो वेजेस बढ़ जाने की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। ठीक है जी, महंगाई होती है। यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये होता है कि आबादी बढ़ रही है, ठीक है ना, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब आबादी बढ़ रही है तो आबादी बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा कपड़े, उतने ज़्यादा खाना, हर चीज़ उतनी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इसके बाद है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी एक वजह होती है, जिन लोगों के पास ब्लैक मनी होती है वो तो अंधाधुंध खर्च करते हैं। इसके बाद है कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी। कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी क्या होता है जी, कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी मतलब खर्चीली सोसाइटी। हमारे यहाँ लोग जो है ना वो खर्चे करने को तैयार है लेकिन कमाने को तैयार नहीं। ठीक है जी। जिस तरह अभी आपने देखा, कोई डेयरी मिल्क लेकर आ रहा है, कोई केक लेकर आ रहा है, कोई पार्टी शार्टी की बात कर रहा है, पेपर देने की बात, मेहनत की बात करने को लोग तैयार नहीं है। आ रही ना बात समझ में आपकी। तो ये क्या होता है कि कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी का हिस्सा है। हमारे यहाँ शादी पर बेइंतहा खर्च करते हैं, तब तो मैयत पे भी बेइंतहा खर्च करने लगे लोग। तो इंसान अपनी औकात से ज़्यादा हमारे यहाँ शादियों में खर्च करता है। भाई शादी में बंदा ठीक है जी, एक बिरयानी खिला के उसको फारिग करो अगर बहुत अच्छा ही खिलाना है आपको, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बिरयानी के साथ कढ़ाई तो ये तो वो, मतलब दसियों किस्म की चीज़ें रख दी जाती हैं। ठीक है, जिसके बाद है वेज इंक्रीज।
वेज इंक्रीज क्या होता है? कांस्टेंट इंक्रीज इन वेजेस, सैलरीज, बोनसेस एंड कंपनसेटरी अलाउंसेस, इंक्रीज इन जनरल परचेसिंग पावर ड्यू टू व्हिच डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन प्राइसेस कंपेल्स द वर्कर्स टू इंक्रीज देयर वेजेस फर्दर। फिर जब चीज़ें महंगी होती है तो मजदूर बोलता है हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, फिर तनख्वाह बढ़ाओ तो और महंगाई बढ़ती है, फिर वो बोलता है हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, फिर महंगाई होती है, फिर वो बोलता है तनख्वाह बढ़ाओ। इस तरह वो हर 6 महीने बाद खड़ा होता है मजदूर की तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। ठीक है जी। इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, फिर जब हमारे पास कोई और चारा नहीं होता तो हम पैसा ज़्यादा छाप देते हैं, जब हमारे पास कोई और चारा नहीं होता तो हम पैसा ज़्यादा छाप देते हैं, जब पैसा ज़्यादा छापते हैं तो फिर महंगाई बढ़ जाती है। अच्छा, तो 5 पॉइंट करने, डिमांड कॉस्ट पुश और डिमांड पुल के 5-5 पॉइंट्स करने से, बाकी पॉइंट्स जो है जो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा ये आपने छोड़ देने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब सवाल ये है कि इसको जो है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे और ये इन्फ्लेशन पूरा कैसे होगा। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सर ये न्यू क्वेश्चन है। जी, एक्सप्लेन द मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड, ये सवाल है। ठीक है, इसके अंदर पहली हेडिंग है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। अगर आप चाहते हैं कि आप कंट्रोल कर सकें महंगाई को तो सबसे पहले आपने ये करना होगा कि आपको अपने एसेंशियल जो गुड्स होते हैं, एसेंशियल गुड्स की कीमत कम करके उसकी सप्लाई को ज़्यादा करना होगा। जब एसेंशियल गुड्स की कीमत कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो इससे काफ़ी हद तक हमारी एसेंशियल गुड्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है जी, एसेंशियल गुड्स कंट्रोल में आ जाएंगे तो महंगाई में बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्पेशल मेजर्स क्या होते हैं? स्पेशल बाज़ार लगाए जाए, सस्ते बाज़ार, जुम्मा, हफ्ता, इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, पीर, बुध बाज़ार, ये बाज़ार लगने चाहिए। इसमें थोड़ा सस्ती चीज़ें मिलती हैं तो लोग इससे महंगाई भी कंट्रोल करने में ये बाज़ार हेल्प करते हैं। इन बाज़ारों का होना बहुत ज़रूरी है। भाई हमारे इलाके में पीर बाज़ार लगता है, आपके इलाके में बुध, इतवार, जुम्मा बाज़ार लगता है ना। कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हमें सरकारी खर्चों में कमी की ज़रूरत है, बिला वजह के जो उनके बेजा खर्चे होते हैं इसमें शदीद कमी लाने की ज़रूरत है। इसके बाद है गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंसीज, गवर्नमेंट जो डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंसीज हैं जैसे पैस्को है और मैनी अदर इंडस्ट्रीज आर आल्सो देयर, तो इनके लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड स्टोरेज कॉरपोरेशन इज़ रनिंग 1911 utility stores throughout the country where the goods are sold at lower prices। ये पैस्को है जो हमारे वो नहीं चलाती यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह, ये पैस्को कंपनी क्योंकि सरकारी कंपनी, तो यहाँ पर चीज़ें सस्ती जाती हैं तो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंसीज को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जब ये गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंसीज बढ़ेंगी तो इससे भी हमारी महंगाई को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हमें हेल्प हो जाएगी। अगेन टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाए, ये भी एक तरीका है महंगाई पे काबू पाने का कि बेला वजह ज़्यादा नोट ना छापे जाएं। ठीक है, अच्छा इसके बाद है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स का मतलब क्या है? फिस्कल मेजर्स का मतलब है टैक्स सिस्टम ऐसा लगाया जाए कि जो महंगाई का बायस ना बने। इस तरह से टैक्स लगाने चाहिए हमें कि जिससे महंगाई ना हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब ये क्या भेज दिया तुमने? जमील ये क्या भेज दिया तुमने? कर्टेल का मतलब होता है कम करना। कर्टेल का मतलब क्या है जी? कर्टेल का मतलब है कम करना किसी भी चीज़ को। ठीक है ना, ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगर कोई सवाल है बेटा तो यू कैन आस्क। मैंने आपका माइक अप खोल दिया है, ठीक है ना। अल्लाह, आगे बढ़ते हैं।
वो जमील भाई क्या भेज रहे हो बिला वजह? बर्थडे बलून्स। अबे किसकी बर्थडे आ गई मेरे भाई? तो वो जमील भाई का वक्त खत्म हो गया। जमील भाई को मैंने फारिग कर दिया क्लास से। अच्छा, तो अगला सवाल हम देखते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन और उसकी सिग्निफिकेंस। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों में से किसी का? तो आप पूछ सकते हैं। अबीहा, अरहम, हिरा, काशान, मिनाल, तंजील, मदीहा, सानिया, अब्बास, मुज्तबा, जैन अब्बास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यहीं पे रोकेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन का पूरा टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने अभी कराया ना आपको, बेटा कोशिश कीजिएगा कि आप ये याद करें, सब बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।